हेलो एवरीवन। तो आज हम एंगुलर का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक एंगुलर की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एंगुलर होती क्या है और हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है जिसकी मदद से मैं आपको एंगुलर की यूजेबिलिटी और इसे क्यों यूज़ करना चाहिए वो सारा कुछ मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एंगुलर? एंगुलर एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन वो होती हैं कि जैसे कि एक ही पेज है उसी के अंदर ही पूरा कंटेंट लोड होता रहता है। तो उसकी मैं बेटर एग्जांपल आपको बताऊंगा जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सिंगल पेज एप्लीकेशन हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए और इतनी फास्ट क्यों होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। तो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कंपोनेंट बेस्ड जो आर्किटेक्चर होता है, हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि एक वेबसाइट में 4 सेक्शन है, 1 2 3 और 4। तो इन 4 सेक्शन को हम अलग अलग कंपोनेंट के अंदर बांट सकते हैं। मतलब कि ये एक कंपोनेंट होगा और 2 वाला सेकंड कंपोनेंट, ये 3 एंड ये 4। तो हम अपनी पूरी वेबसाइट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि अगर हम ऐसे अपनी वेबसाइट को बांटते हैं तो हमारे जो एक कंपोनेंट होता है उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। रीयूज़ मतलब कि हमने एक कंपोनेंट एक जगह पे बनाया, मान लो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है, वो हमने फूटर में लगा दिया। अब उसका हमें एक पेज भी बनाना है तो वही सेम फॉर्म हम उस कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हम रीयूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है डेटा बाइंडिंग। टू वे डेटा बाइंडिंग की मदद से हम एक फंक्शन में ही 2 काम करवा सकते हैं। तो मैं उसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लगा के रखी हुई है। ये एक नोटिफिकेशन सेक्शन कह लो या फिर नोटिफिकेशन बॉक्स है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे मैसेजेस होंगे हमारे, एक मैसेज, दो, ऐसे करके हमारे 60 मैसेजेस होंगे ना। तो जैसे ही हम इस मैसेज को रीड करेंगे तो रीड करने के बाद ये जो काउंट था, ये वाला 60 काउंट, तो ये उतनी देर लोड नहीं होता था, ये उतनी देर 59 नहीं होता था जितनी देर हम अपनी एप्लीकेशन को रीलोड नहीं कर देते थे। तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए ये टू वे डेटा बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट एंगुलर में आया है। तो जैसे ही मैंने इस मैसेज को रीड कर लिया तो उसी टाइम पे ये काउंट 59 हो जाएगा। उसके बाद मैंने नेक्स्ट मैसेज रीड किया तो इसका जो काउंट है वो 58 हो जाएगा। तो मतलब आप बिना पेज लोड के ही उसका जो काउंट है या फिर कुछ और फंक्शन रन करवाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये होता है टू वे डेटा बाइंडिंग। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शंस। ये एक ऐसा डिज़ाइनिंग पैटर्न होता है कि जो हमारे कंपोनेंट और सर्विस के अंदर कम्युनिकेट करने में हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करता है। तो कंपोनेंट और सर्विस क्या होती है? कंपोनेंट तो हमने समझ लिया क्या होता है, एंड जो सर्विस होती है वो एपीआई के साथ कम्युनिकेशन करने में हमारी हेल्प करती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम आगे प्रैक्टिकल भी करेंगे। ये हम थ्योरेटिकल पार्ट अभी कवर कर रहे हैं कि एंगुलर में होता क्या क्या है और हमें क्यों क्यों यूज़ करना चाहिए वो। तो उसके बाद है एंगुलर के वर्जन्स, एंगुलर जेएस एंड एंगुलर 17। तो एंगुलर का जो पहला वर्जन था वो था एंगुलर जेएस। तो ये इसका 1 वर्जन था। उसके बाद नेक्स्ट के जो वर्जन आए वो 2, 2.1 ऐसे वर्जन आए। तो जो पहला वर्जन था और जो दूसरा वर्जन था इसमें काफ़ी मेजर डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। और उसके बाद जितने भी वर्जन आए 16 तक, एंगुलर 16 तक जितने भी वर्जन आए उनमें माइनर माइनर चेंजेस आए, कोई मेजर चेंज नहीं आया। मतलब कि जिसने एंगुलर 2, 3, 4 की होगी वो एंगुलर 15, एंगुलर 16 तक आसानी से काम कर सकता था। लेकिन जैसे ही अभी एंगुलर 17 आई है तो एंगुलर 17 के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो कि एक पुराने डेवलपर को ज़रूर समझने चाहिए। और जो एंगुलर अभी स्टार्ट कर रहा है और अगर वो एंगुलर 17 से स्टार्ट कर रहा है तो उस डेवलपर को भी ये पता होना चाहिए कि एंगुलर 16, 15, 14 उनमें क्या यूज़ होता था और एंगुलर 17 में ऐसा क्या चेंज है जो कि इन सब वर्जन में नहीं था। तो वो सारा कुछ हम आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में मेजर डिफरेंस जो है वो क्या है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। उसके बाद है हमने थोड़ा कंपैरिजन किया हुआ है एंगुलर, रिएक्ट और व्यू जेएस का। तो इसके फीचर्स, इसका फ्रेम साइज़, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यूआई कंपोनेंट, आर्किटेक्चर, उसके बाद हमने इसको पूरा ऐसे कंपेयर किया है। तो आप अभी जो एंगुलर फ्रेमवर्क का साइज़ देखेंगे वो 143K है एंड रिएक्ट का है 97.5।
एंगुलर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो टाइपस्क्रिप्ट है, और रिएक्ट की जावास्क्रिप्ट है, एंड व्यू जेएस की भी जावास्क्रिप्ट है। उसके बाद यूआई कंपोनेंट की बात करें तो एंगुलर में हमें इनबिल्ट मटेरियल मिल जाता है, लेकिन रिएक्ट में हमें यूआई टूल्स मिलते हैं, और जो व्यू जेएस है वो कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है आर्किटेक्चर, ये तीनों ही कंपोनेंट बेस्ड हैं। उसके बाद लर्निंग कर्व्स, इसमें है स्टीप, मॉडरेट एंड ये भी मॉडरेट। उसके बाद सिंटैक्स जो है वो रियल डोम है, इसका वर्चुअल डोम है, इसका भी वर्चुअल डोम है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की हो जाती है। तो हम बिगनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जब हम थोड़ा एडवांस एंगुलर के बारे में सीख लेंगे उसके बाद हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि एंगुलर के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं, फेमस प्रोजेक्ट वो बने हुए हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एंगुलर का फ्यूचर कितना अच्छा होगा, क्योंकि जिस चीज़ को गूगल डेवलप कर रहा है वो चीज़ कभी बंद होने वाली नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है रिएक्ट। रिएक्ट को फेसबुक मेंटेन कर रहा है, मेटा। उसके बाद नेक्स्ट है व्यू जेएस। व्यू जेएस को गूगल का ही एक डेवलपर था जिसने व्यू जेएस को डेवलप किया, जिसका नाम था एमएनयू। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं वाई यूज़ एंगुलर। तो एंगुलर हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि और भी काफ़ी लैंग्वेज हैं, वो हमें क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए, तो इसको भी हम क्लियर करते हैं। तो अगर हम एंगुलर की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम एक एप्लीकेशन को एंगुलर के अंदर डेवलप करते हैं। क्योंकि जब हम कोई भी वेबसाइट पे विज़िट करते हैं उस टाइम पे हम देखते हैं कि पेज लोड होता है, और उस टाइम पे वो जितना भी ऊपर डाटा होता है, मान लो एक हेडर है, उसके बाद साइड बार है और फूटर है, यहाँ पे कंटेंट है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो सारा डाटा होता है वो उसी टाइम पे लोड होता है। मतलब कि मैंने जैसे 5 पेज विजिट करे, तो पांचों पेजों का जो कंटेंट है उसमें जो ये कॉमन कंपोनेंट थे 1, 2 और 3, ये बार बार रेंडर होंगे। मतलब कि इसकी जो एपीआई हिट है वो बार बार हिट होगी 1, 2, 3 टाइम, और इसके अंदर जो कंटेंट है वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें, जो ये वाली तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें हमेशा ही सेम रहनी है। ठीक है। तो ये जो इसका ये कंटेंट है ये बार बार चेंज होना है। तो इस केस में क्या होता था कि जो पुरानी वेबसाइट्स हैं जो एंगुलर के अंदर डेवलप नहीं हुई हुई, उस केस में इस पूरे कंटेंट को बार बार रेंडर करवाना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अगर हम एंगुलर बेस्ड एप्लीकेशंस को देखें तो उसमें हम वही कंपोनेंट को लोड कर रहे होते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। तो इसका मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो मैं अभी आप यूट्यूब की वेबसाइट पर आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि ऊपर हमने जो लोड का आइकन है उसको आप देखना, जैसे ही मैं कोई पेज चेंज करूँगा, जैसे मैंने ये वीडियो पे क्लिक किया, तो ये वीडियो का जो नीचे कंटेंट है ये चेंज हो गया सारा, और ऊपर जो टी सीरीज़ का ये लोगो लगा हुआ है और ये वाला सारी चीज़ ये वैसी की वैसी ही पड़ी है। और ऊपर आप देखोगे पेज लोड भी नहीं हो रहा। जैसे मैं शॉर्ट्स पर गया, लाइव पर गया, पॉडकास्ट पर गया, तो आप देख रहे हो पेज लोड नहीं हो रहा, नीचे का कंटेंट है वो चेंज हो रहा है, और ऊपर जो पोस्टर लगा हुआ है एक, और वो नीचे टी सीरीज़ लिखा हुआ है, ये सारा कंटेंट जो है वो बार बार लोड नहीं हो रहा, वो एक बार लोड हो रखा है, उसके बाद उसकी कोई रिक्वेस्ट नहीं जा रही। तो इसका मतलब ये है कि ये कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी को यूज़ किया हुआ है इसमें। तो मतलब इसका ये एडवांटेज है कि हम बार बार वही सेम चीज़ को लोड नहीं करते, उसको हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करके रख लेते हैं, कंपोनेंट बेस्ड कंपोनेंट के अंदर बांट कर रख लेते हैं, और उसके बाद उसको रीयूज़ करते रहते हैं। तो यही एडवांटेज है मेन इसका। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, उसके बाद है रिच इकोसिस्टम। तो ये चीज़ हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि इसको गूगल मेंटेन कर रहा है, तो इसका इकोसिस्टम कितना बड़ा होगा। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि इसका इकोसिस्टम ऐसे भी बड़ा है कि इसका जो भी कोई इशू आता है उसको हम गूगल पे सर्च करते हैं तो इसके हमें काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो इजी टू यूज़ हम इसको कर सकते हैं, और कोई भी बड़ा इशू मिलता है तो उसका हमें इजी से सॉल्यूशन मिल जाता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म सपोर्ट, इसका भी हमने डिस्कशन कर लिया है, गूगल के द्वारा मेंटेन है तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है वो हमें मिलेगा। उसके बाद मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो जो एंगुलर का स्ट्रक्चर है वो मॉडल व्यू कंट्रोलर की तरह ही काम करता है कि हमें जो HTML की फ़ाइल है वो अलग मिलती है, उसके बाद CSS की फ़ाइल है वो अलग मिलती है, और जो TS की फ़ाइल है वो अलग मिलती है। तो इसका क्या मतलब है कि हम जैसे ही हमें कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, हमारा एक फ़ोल्डर क्रिएट होता है, फ़ोल्डर के अंदर हमारी 3 फाइल्स होती हैं, 1, 2 और 3। इसमें फर्स्ट फाइल होती है HTML, और सेकंड फाइल होती है CSS,
और थर्ड फाइल जो होती है टीएस फाइल की। तो एचटीएमएल फाइल में हमारा आर्किटेक्चर होता है, सीएसएस फाइल में हमारा स्टाइल होता है, और टीएस फाइल में जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो होते हैं। इसके बाद हम एक सर्विस भी क्रिएट कर लेते हैं, वो भी टीएस फाइल की होती है। तो ये 4 फाइल्स ही हमें काम आती हैं। तो जैसे ही हम एक कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो हमें ये 3 फाइल इनबिल्ट मिलती है वहाँ पे। तो इसका एडवांटेज ये हो जाता है कि जो हमारे कंपोनेंट है वो सारे एक आर्किटेक्चर के अंदर रहते हैं, और हमें हमारा जो कोड है और फाइल्स हैं वो बिखरी बिखरी नहीं रहती। तो हमारा कोड जो है वो एक स्ट्रक्चर के अंदर ही रहता है। तो ये हम इसका बेटर एग्जांपल लेंगे जब हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और हम उस पर काम करेंगे, उस टाइम पे मैं इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो नेक्स्ट टू वे डेटा माइनिंग, ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया कि क्या होती है और हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए। तो ये फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको एंगुलर की पूरी जो बेसिक नॉलेज है वो दी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, और विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कैसे करते हैं, नोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, एंगुलर CLI को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।